ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? फाइन। ये एक्चुअली फ्राइडे को क्लास था ना, लास्ट हमारा पिछले फ्राइडे। यहाँ से जाने के बाद हम आराम से एक आध घंटा बैठे, चाय पिए। फिर एक मित्र हैं आगे, विनोद जी, उनके साथ भी आधा घंटा बैठे। उनको गेट तक, उनके कार तक छोड़ने आए, उसका लौटे हमको ठंड लगने लगी। और फिर जो फीवर आया, 5 दिन के बाद टेस्ट हुआ तो डेंगू निकला। प्लेटलेट्स 32,000 था। सो इट वाज हाईली अलार्मिंग। और डेंगू से डेथ बहुत होता है। तो असाधारण आदमी को रोग भी असाधारण होता है। This clearly indicates that I am not an ordinary man, extraordinary. और डेंगू का स्पेलिंग भी बहुत खतरनाक है। हाँ, डेंगू का स्पेलिंग भी, हाँ, जितना वो रोग खतरनाक है, मोर और लेस उसका स्पेलिंग भी उतना ही डेंजरस है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा हटा दीजिए ना। एक प्रश्न आता है मेन एग्जामिनेशन में, भारतीय कृषि के विशेषताएं, लक्षण। इस पर हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। जहाँ तक मुझे याद है, क्या था टॉपिक? अच्छा, हम लोग आ गए थे भारत में कृषि में वृद्धि। हाँ, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आता है सिलेबस में आपके है। जिस तरह का सिलेबस है हम वैसे ही पढ़ा दे रहे हैं। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हिंदी में अगर इसको बोले, हम लोग इस टॉपिक को बोलेंगे तो भारत में कृषि में वृद्धि, भारत में कृषि में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता।
हम लोग यहीं पर थे। और हमने बताया था कि इस टॉपिक में हम लोग को ट्रेंड्स देखना है, किस तरह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड प्रिवेल किया ओवर द ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद के वर्षों में क्या ट्रेंड रहा है। अब कृषि जो उत्पादन है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, कुछ लोग नए हैं। क्लास ज़रूर कीजिए, क्लास करने से क्या फ़ायदा होगा, फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी निश्चित तौर पर। यहाँ आपको सरकार प्रायोजित है, ये स्कीम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, झारखंड सरकार के द्वारा प्रायोजित है। तो यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग्स वेरी इजीली। प्राइवेट कोचिंग में मेरे यहाँ आइएगा, 1-8 लाख रुपए ले लेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं देकर। तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम। हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर पूरा भी भरा रहेगा तो हमको अच्छा लगेगा। टीचर के लिए जितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होता है उतना ही उसके लिए प्लेजर होता है। मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये बताता है कि टीचर के प्रति जो बच्चे हैं वो रेस्पॉन्सिव हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, टीचर की पढ़ाई को परसीव कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं और टेकिंग एडवांटेज। तो क्लास ज़रूर अटेंड किया जाए। ठीक है, लाख बाधाएं हैं। देखिए, सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी हम आए हैं, क्योंकि सानी जी हमको और फ़ोन कर रहे थे, तो मैं समझ रहा था इनका फ़ोन जाता था, मतलब मैं समझ जाता था कि ही इज़ कॉलिंग मी। ठीक है, लेकिन हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज थी, इसलिए थोड़ा ब्रेक हुआ ज़रूर। तो 2 टर्म है यहाँ पर, एक है उत्पादन और एक है उत्पादकता। अगर ये टर्म समझ गया तो फिर सब समझ जाएंगे। समझना तो वही है। अब जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, कृषि उत्पादन, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक है फूड ग्रेन्स, जिसको हिंदी बोलते हैं खाद्यान्न, और दूसरा है खाद्यान्न फसल, बोलिए फूड ग्रेन्स, क्रॉप्स, खाद्यान्न फसल। एंड द सेकेंड वन इज नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स, नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स, गैर खाद्यान्न फसल। फर्दर हम लोग फूड ग्रेन्स को फिर बांट देते हैं 2 पार्ट में। एक हो गया आपका सीरियल्स, अनाज। ये प्लांट के नेचर पर इसको क्लासिफाई किया जाता है और उसमें जो फसल आ रहा है उसके आधार पर। जरूरत नहीं है, हम लोग बोटनी नहीं पढ़ रहे हैं। सीरियल्स में आपका गेहूं है, चावल है और मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। और सेकंड जो है दैट इज पल्सेज। पल्सेज का मतलब होता है दलहन।
पल्सेज, ये क्लासिफिकेशन है। थिंग्स आर क्लियर? अब हम लोग जो कृषि में वृद्धि हो रही है इंडिया में, इसके ट्रेंड को देखना है किस संदर्भ में, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है। हटा दें, ये सब एग्जाम में भी ड्रॉ कीजिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, जो टोटल आउटपुट आ रहा है। जैसे खाद्यान्न फसल का उत्पादन 300 मिलियन टन, उत्पादन का मतलब होता है कुल उत्पादन। आउटपुट को उत्पादन भी बोलते हैं। $300 मिलियन टन खाद्यान्न फसल का उत्पादन हुआ 2023-24 में। ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन। अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ उस समय प्रति हेक्टेयर, प्रति इकाई उत्पादन, इसको क्या बोलेंगे? उत्पादकता। प्रोडक्शन पर यूनिट, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रति इकाई उत्पादन, और अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोडक्शन पर यूनिट। Say, as for example, total production, total output 300 मिलियन टन। अब देखिए 1965-66 ये साल था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ। हरित क्रांति काल से 65, 66, 66, 67 जो भी है। अब ये जो आपका है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक तरह से आप इसको मान लीजिए कट ऑफ ईयर, कट ऑफ डेट। इसके पहले और इसके बाद, इसके पहले क्या हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड था, इसके बाद क्या ट्रेंड चेंज हुआ। इससे हमको पता चलेगा, कॉम्परेटिव एनालिसिस होगा कि हम दो भिन्न बिंदुओं पर, समय के दो भिन्न बिंदुओं पर देख पाएंगे कि कैसे चेंजेज आ रहा है। से कि 65-66 में आपका 1 हेक्टेयर ज़मीन में प्रति इकाई, मतलब 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर ज़मीन में 500 किलो गेहूँ होता था। आज वो बढ़ करके 3500 किलो हो गया। ये ज़मीन था, यही ये ज़मीन है, मान लीजिए इसमें 500 किलो होता था, ये इतना ही ज़मीन में 3500 किलो हो गया। ये क्या है? प्रोडक्टिविटी। मतलब राइज इन पर यूनिट प्रोडक्शन। एक हेक्टेयर में 500 किलो होता था, आज वो 3500 किलो हो गया। तो ये प्रोडक्टिविटी का एनहेंसमेंट है, ये उत्पादकता में वृद्धि है। और ऑब्वियस है कि उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
क्योंकि जिस ज़मीन पर 500 होता था आज अगर 3500 हो रहा है तो उत्पादन भी, तो टोटल प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक हम लोग बात किए थे। और हम लोग देखेंगे कि खाद्यान्न उत्पादन, जिसको बोलते हैं फूड ग्रेन्स आउटपुट, खाद्यान्न उत्पादन जो है, हमने बताया ना कि कृषि के फसल को हम लोग दो श्रेणी में बांटते हैं, फूड ग्रेन्स और दूसरा गैर खाद्यान्न। खाद्यान्न को फिर हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, अनाज और दलहन। और गैर खाद्यान्न में मेनली आता है तिलहन, ऑयल सीड्स। अब देखिए डाटा को अगर आप सेग्रीगेट करके स्टडी कीजिएगा तो फायदा मिलेगा। नाइनटीन 50-51 इस समय जो खाद्यान्न उत्पादन था, देखिए इसको बोलता है फूड ग्रेन्स आउटपुट। कितना था भाई, ये 50.8 मिलियन टन था। ये सब इम्पोर्टेंट डाटा है जिसको जानना होगा। पूरा प्रोडक्शन खाद्यान्न का कितना होता था, 50.8 मिलियन टन। 2021-22 में कितना हो गया है बढ़ करके, 315.7 मिलियन टन। सोचिए 6 टाइम्स बढ़ा, मोर देन 6 टाइम्स। अब डाटा को फिर सेग्रीगेट कीजिए। जब तक कॉपी में डाटा को अलग अलग नहीं कीजिएगा तब तक इकोनॉमिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये जितना महत्वपूर्ण पीटी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण मेंस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण पीटी के लिए भी है, और उतना ही महत्वपूर्ण मेंस में ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं हरित क्रांति का पीरियड। ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ, थर्ड फाइव ईयर प्लान में। थर्ड फाइव ईयर प्लान देखिए, पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। 65-66 में ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया इंडिया में। तो ये जो स्टार्ट हुआ है किस योजना के दौरान हुआ है, थर्ड फाइव ईयर प्लान। और 1961 से 66 थर्ड फाइव ईयर प्लान का पीरियड था। इस पीरियड में क्या हुआ, गेहूं का औसत उत्पादन, मतलब 5 साल में औसत जोड़ करके हर साल का जोड़ दिया, 5 से भागा दे दिए। एवरेज प्रोडक्शन कितना था हर साल का,
ये एवरेज प्रोडक्शन था 11.1 मिलियन टन, याद रखिएगा। ये कितना था, एक साल में कितना होता था उस समय? 11.1 मिलियन टन। ये 2021-22 में बढ़ करके कितना हो गया मालूम है आपको? 2021-22 में बढ़ करके हो गया 106.8 मिलियन टन। सब डाटा अलग अलग कर लीजिएगा। सोचिए कितना बड़ा है। डाटा सब एकदम रहना चाहिए दिमाग में। अब इसी पीरियड में आप देखिए, ये 35 ईयर प्लान का जो 1961 से 66 का जो पीरियड था, इसमें चावल का औसत उत्पादन, चावल का औसत उत्पादन था आपका 'औसत वार्षिक' लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। औसत वार्षिक उत्पादन, एवरेज एनुअल प्रोडक्शन, एक साल में औसत ये कितना था जानते हैं? 35.1 मिलियन टन। और ये आपको 2021-22 में कितना हो गया मालूम है? 2021-22 में हो गया 130.3 मिलियन टन। क्लियर है? हम लोग अभी खाद्यान्न फसल में अनाज पर बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट ऑन द प्रोडक्शन ट्रेंड ऑफ अनाज। अनाज बोले तो सीरियल्स, CEREALS। अब हम लोग आते हैं, गेहूं देखे चावल देखे, फूड ग्रेन्स में।
अब अगर हम लोग मक्का का देख रहे हैं तो मेज का प्रोडक्शन बहुत बड़ा है इंडिया में। कारण था हाइब्रिड सीड का यूज हो रहा है। मक्का में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हाइब्रिड सीड्स यूज कर रहे हैं। और ये आपको 2006-07 में मक्का का उत्पादन कितना था मालूम है आपको? मक्का उत्पादन 15.1 मिलियन टन था। और ये 2021-22 में बढ़कर क्या हो गया? ये हो गया आपको 33.6 मिलियन टन, दुगना बढ़ा। अब तो किसान मक्का का बहुत लगाता है फसल ना, क्योंकि इसका जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी बढ़िया है हाइब्रिड सीड के कारण। एक छोटा सा खेत में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। आप पूरे झारखंड के रेंज में देखिए मक्का का बहुत प्रोडक्शन है। नहीं, वो डाटा नहीं है। जो डाटा जहाँ है वैसे ही मिलेगा, वो डाटा नहीं है। अब आ जाइए, तो ये हम लोग अनाज में देख लिए, खाद्यान्न फसल में अनाज का ट्रेंड हम लोग देख लिए मोटा मोटी, गेहूं, चावल और मक्का का। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए दलहन पर। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड ऑफ दलहन। लेगुमिनस प्लांट दलहन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जड़ में ही हो जाता है। अब दलहन देखिए, दलहन से जो रिलेटेड डाटा है, दो 2015-16 में दलहन उत्पादन कितना था मालूम है? दलहन उत्पादन यह था आपका 16.4 मिलियन टन। और ये 2021-22 में बढ़कर हो गया 27.7 मिलियन टन। $27.7 मिलियन टन। आ रहा है समझ में? क्लियर? 100%। और दलहन के साथ सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? जो प्रोडक्शन है ना, वो प्रोडक्शन कम है, इसका डिमांड ज़्यादा है। जो उत्पादन है वो मांग से कम है, इसलिए हमको भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है दाल। और टोटल जो यहाँ का रिक्वायरमेंट है दाल का ना, उसका 50 से 20% इंडिया इंपोर्ट करता है। 15 से 20% आयात करना पड़ता है। का आयात, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ये लिखेंगे जरूर एक लाइन में, इसको आयात करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन का ट्रेंड देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का नहीं। उस पर बाद में गियर चेंज करेंगे, गियर चेंज करके बाद में आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन का ट्रेंड देख रहे हैं। दो शब्द है ना, एक प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्टिविटी।
अब आते हैं हम लोग, ये हम लोग खाद्यान्न फसल में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे गैर खाद्यान्न फसल। गैर खाद्यान्न फसल, नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स। कुछ बोल रहे हैं? अब देखिए 1987-88 इसमें तिलहन उत्पादन कितना था मालूम है? भारत में तिलहन उत्पादन था आपको 12.7 मिलियन टन। $12.7 मिलियन टन। बहुत ज़्यादा डाटा हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो एकदम हाईली रिक्वायर्ड है उसको तो ज़रूर करना होगा। ये आपको 2021-22 में बढ़ करके कितना हो गया पता है? 2021-22 इसमें बढ़कर हो गया 37.7 मिलियन टन। ये तिलहन है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स, तिलहन। थोड़ा डाटा से खेलना पड़ेगा। ट्रेंड को समझने के लिए डाटा याद रखना पड़ेगा। एग्जाम पीडीएफ तो बना के डाले थे हम, बताइए उनको। क्या है? नहीं हुआ है। आप तो लिए थे ना सर, डाले थे ना पीडीएफ? नहीं क्या सर पीडीएफ इसका? हाँ पीडीएफ सर एक कोई को भेजे थे आप सर, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया था सर, उनको भेजे थे सर। कर दो ना, उनको भेजे थे तो ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप में क्यों नहीं डाल देते हैं आप लोग? सर उसमें टीआरआई वाला सर ग्रुप है, तो उसमें सर एडमिन हम लोग का इधर में सर कोई नहीं है, केवल वो ये सर है। नहीं असल में क्या है ना, हम भी नहीं है उसमें, या शायद हम हैं, पता नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं होगा तो आप लेकर अभी कर दीजिएगा, सर्कुलेट कर दीजिएगा, पढ़ा दीजिए पहले। हाँ, अब आपका तिलहन की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं रही है इंडिया में। इसका भी जो मांग है ना वो आपूर्ति से ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। और 60% जो है तिलहन है ना, इसको जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है देश में, आवश्यकता उसका 60% का आयात। सोचिए, सिक्सटी 60% आयात करना पड़ता है तिलहन को, जो हम लोग तेल खाते हैं, इसलिए महंगा होता है ये।
जितना प्रोडक्शन है वो नीड को फुलफिल नहीं कर पाता है, सिर्फ 40% जो आवश्यकता है उसको पूरा कर रहा है। बीच में अचानक क्यों इतना बढ़ गया? पहले जैसे सरसों तेल का दाम थोड़ा वो कम होता है। प्रोडक्शन पर भी डिपेंड करता है, हाँ, घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर मान लीजिए कि घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन का सेटबैक लग जा रहा है, किसी वजह से तिलहन सरसों नहीं हुआ, फेलियर हो गया क्रॉप का, तो दाम तो बढ़ेगा ही ना। उसके बाद से घटता ही नहीं घटता है, सरकार की पॉलिसी है, हम लोग क्या करेंगे उसमें। घटता कहाँ, घटेगा कैसे, सरकार चाहेगी तब ना। अब ये पूंजीपति के हाथ में है। आज हम लोग मार्केट इकोनॉमी में जी रहे हैं। अब सरकार का कंट्रोल बाजार पर है नहीं, सरकार का नियंत्रण बाजार पर नहीं है, पूंजीपति उसको नियंत्रण में रखे हुए हैं। तो कृत्रिम अभाव भी वो क्रिएट कर देता है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, स्टॉक जाम करके रख दिया, बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, फिर समय देख करके महंगा बेचेगा। अब प्रोडक्शन का सेटबैक भी तो है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम बढ़ रहा है, तो आपको भी भुगतना है, क्योंकि आप तो 60% जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आप इंपोर्ट से पूरा कर रहे हैं। परेशानी ये ना है, प्रोडक्शन की कमी है। इसको बोलते हैं सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं? इन्फ्लेशन के चैप्टर में सब पढ़ाया है। महंगाई एक बार बढ़ती है तो घटती नहीं है। और किसी एक वस्तु के दाम में वृद्धि को महंगाई नहीं कहते हैं। वस्तुओं के औसत मूल्य में वृद्धि होगा तब कहेंगे महंगाई। अब केवल प्याज का दाम बढ़ रहा है तो महंगाई नहीं है, केवल टमाटर का दाम बढ़ गया तो महंगाई नहीं है, अरहर दाल का केवल दाम बढ़ रहा है तो महंगाई नहीं है, लेकिन सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो दैट इज इन्फ्लेशन। एक वस्तु के दाम को थोड़ा बोलते हैं महंगाई, पढ़ाए हैं हम। जी कुछ बोल रहे हैं? अब हम लोग आते हैं गैर खाद्यान्न फसल में, फिर आते हैं हम लोग कपास पर। ये तो हम लोग देख लिए गैर खाद्यान्न फसल में पहला ऑयल सीड्स, अब गैर खाद्यान्न फसल में लोग आते हैं कॉटन, कपास, तिलहन के बाद कपास। 2012-13 में कपास उत्पादन, कॉटन प्रोडक्शन कितना था मालूम है आपको? 35.4 मिलियन बेल्स में निकाला जाता है, गांठ बनाया जाता है, गठरी टाइप का, मिलियन बेल्स। नहीं कितना लिखवा दिए? हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये आपको 2012-13 में 35.4 मिलियन बेल्स था। ये मिलियन होगा ना, मिलियन। एक मिलियन बराबर 10 लाख होता है, मालूम है ना? 1 मिलियन बराबर
10 लाख। अब इसका एक वैरायटी आया, हाइब्रिड सीड आया था कॉटन का, उसका नाम है बीटी कॉटन। ये हाइब्रिड था, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये बीटी कॉटन पर बहुत विवाद हुआ था इस सीड को लेकर, क्योंकि इससे जानवर मर जाते हैं, स्किन का एलर्जी होता है, पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे किसानों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया में ही होता है, शुरू में बड़ा विरोध होता है, कोई भी नया चीज़ आता है तो। और ये बीटी कॉटन जो अपनाया गया, ठीक है ना, ये जो सीड लगाया गया कॉटन का, इसके कारण क्या हुआ है कि 2021-22 में इसका जानते हैं उत्पादन बढ़ के कितना हो गया? इसका उत्पादन बढ़ के हो गया 31.2 मिलियन बेल्स। नहीं, एक मिनट, बारह तेरह में नहीं, 12-13 में ये था आपको, एक मिनट 34.2 बिलियन बेल्स था, 16 मिलियन 12-13 में। ये एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डाटा, ये कपास का 12-13 नहीं करके आप कर दीजिए, एक मिनट। 10वीं योजना का पीरियड क्या था? एक मिनट, 2002 से 7 से 12, हाँ, इसको कर दीजिए आप 2002 से 2007, और इसको कर दीजिए औसत वार्षिक कपास उत्पादन। औसत वार्षिक मतलब एवरेज एनुअल कपास उत्पादन जो था वो था आपका 16.0 मिलियन बेल्स। अब ऐसे कर लीजिए, डाटा ठीक कीजिए, 16.0 मिलियन बेल्स। और फिर डाटा कर दीजिए 2000, यही बीटी कॉटन के अपनाए जाने से 2021-22 में कर दीजिए इसको 21.2 मिलियन बेल्स, लगभग दोगुना हो गया। सिर्फ बीटी कॉटन जो सीड था इसको अपनाए जाने से। ठीक है, लिए डाटा ना करेक्ट किया है? करेक्शन कर लीजिए। अब ये जो बीटी कॉटन सीड है, बीटी कॉटन सीड, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। आलोचना का जो मुख्य कारण था, पहला जो आलोचना हुआ बीटी कॉटन का वो था स्किन एलर्जी।
इसमें कपास का उत्पादन सर 2020 और 21 में सर कपास का उत्पादन बढ़कर कितना हो गया? लिखवा तो दिए हैं, कैसे लिखवाए? 31.4 सर नहीं 31.2 मिलियन बेल्स लिखवाए तो थे। 31.2 मिलियन बेल्स। क्या हो गया? लिखवा तो दिए थे। क्या हो गया? मिलियन बेल्स कॉटन का भाई 10th फाइबर प्लान का जो पीरियड था 2002 से 2007, 5 साल का, उसमें औसत वार्षिक उत्पादन था 16 मिलियन बेल्स के आसपास, जो लगभग डबल हो गया। ये डबल होने का कारण था बीटी कॉटन। बैसिलस थुरिनजिनेसिस ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, ये इसका जीन बदला गया है। जैसे आपका ब्रिंजल, बैगन का भी तो विवाद हुआ ही था। बीटी ब्रिंजल, बीटी कपास, तो पहला है इसका जो एप्रीहेंशन था इस पर, वो था स्किन एलर्जी, कि भाई इससे त्वचा में एलर्जी आता है। एलर्जी का हिंदी नहीं जानते हैं, क्या होगा? एलर्जी। दूसरा बोला गया कि भाई ये जानवरों के लिए फैटल है, अगर इसका पौधा खा लेगा तो जानवर मर जाएगा। फैटल फॉर एनिमल्स, इस पर बड़ा विवाद हुआ था। और तीसरा जो था वो था आपका कि रिड्यूसेज सॉयल न्यूट्रिएंट्स, जो सॉयल में पोषक तत्व है ना, उनको ये क्या करता है? खत्म कर देता है, न्यूट्रिएंट्स। पहला है स्किन एलर्जी उत्पन्न करता है, आप लिख सकते हैं। दूसरा था जानवरों के लिए प्राण घातक है। और जो थर्ड है वो है कि मृदा के पोषक तत्वों को खत्म कर देता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स को ये खत्म कर देता है, मृदा या मिट्टी के पोषक तत्वों को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। अब गैर खाद्यान्न फसल में आप देखेंगे तो एक और है जूट। अब जूट में तो प्रोडक्शन इसका बहुत कम हो गया है। जूट में नहीं के बराबर प्रगति, मतलब देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन जूट प्रोडक्शन। वही थोड़ा वो जो बंगाल में हो रहा है, बिहार से सटा हुआ एरिया। और उसके बाद गैर खाद्यान्न फसल में अगर आप ईख देखेंगे
ये भी गैर खाद्यान्न फसल है। ईख के उत्पादन में कह सकते हैं कि मोर और लेस स्टेडी ग्रोथ का मतलब होता है, स्टेडी मतलब क्या बोलेंगे, स्थिर वृद्धि, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, थोड़ा बहुत। अंग्रेजी में लिख दीजिए मोर और लेस स्टेडी ग्रोथ। इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, ईख के उत्पादन में स्थिर वृद्धि, स्टेडी ग्रोथ, more or less steady growth in the production of sugarcane, more or less steady growth in sugarcane, केन मतलब बेंत, और चूंकि मीठा होता है इसलिए शुगर केन, चीनी है उसमें। मोर और लेस इसमें स्टेडी ग्रोथ है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, स्थिर वृद्धि, कमोबेश। और अगर आप शुगर केन प्रोडक्शन को देखेंगे बोर नहीं हो रहे हैं, डेटा से बोर नहीं ना हो रहे हैं, थोड़ा सा हो रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि फंस गए हैं कि यही क्वेश्चन लिखना पड़ा है, तब क्या होगा बताइए, क्योंकि बहुत विकल्प जेपीएससी में नहीं रहता है, एक सेक्शन में 2 ही क्वेश्चन रहता है। इसी से रहता है, इसी से रहता है, एकदम रहेगा, मजबूत करके चलना होगा। बोर हो रहे हैं तो इसको इट कैन नॉट बी मेड इंटरेस्टिंग। 2 इसके पीछे रीजंस है, एक तो हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहे हैं, अन्यथा बना देते। अच्छा, और सेकंड थिंग है कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बनाया नहीं जा सकता है तो है। और ये स्टेडी ग्रोथ कितना है 2021-22 में, देखिए ईख उत्पादन शुगर केन प्रोडक्शन 431.8 मिलियन टन। ठीक है, सबका याद नहीं रखा जाए तो कम से कम चावल गेहूं तो जरूर याद रखना है, ठीक है ना। उधर खाद्यान्न में चावल गेहूं दलहन, और इधर रखना है तिलहन। बाकी छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन अगर लिखा जाएगा तो आंसर और अच्छा लगने लगता है, अदरवाइज उत्तर इनकम्प्लीट लगता है। डेंगू में पपीता का पत्ता का जूस पिलाया जाता है, ठीक है, और हमको रोज़ पीना पड़ रहा है, रोज़ हमको पीना पड़ रहा है सुबह शाम। क्या करेंगे,
उसी तरह आपको ही पीना पड़ेगा। बहुत तीखा होता है, लेकिन प्लेटलेट्स का सबसे बढ़िया दवा वही है। जी, खाली पेट सुबह ही पिलाता है, दे देता है, जब दे दिया हम ऐसे बंद करते हैं नाक और पी जाते हैं। और चूँकि हमारा गार्डन है तो वहाँ पर पपीता का पौधा भी है, तो फ्रेश उसका पत्ता मिलता है। और अब स्थिति होगी कि हम अगर सब्जी देख रहे हैं कद्दू का, तो हमको लग रहा है कि पपीता का है, हमको फोबिया हो गया है। हम उसको ऐसे उठा के बोलते हैं कि फेंको, नहीं तो हम फेंक देंगे। पपीता नाम सुन के अब हमको बहुत दिक्कत है। बड़ी दिक्कत है, बोल रहे हैं, बड़ी दिक्कत। जीवन ही कष्ट में है। सर बोले सबका जीवन कष्टमय है सर, सबको कोई किसी को आराम नहीं है। नहीं, उसका पत्ता सोचिए ना, उसके लीफ का आपको पीस करके सिलौट पर देता है कि ज़्यादा कारगर होगा। हम बोले अब जो दो देना है, जो देना है, लेकिन उसका सब्जी नहीं खाएंगे। अब तो कद्दू का सब्जी भी देखते हैं तो हमको लगता है कि झूठ बोल रहा है, उसमें मिला दिया है। और उसका जो टैबलेट दिया था वो सीड से बनता है, जो आता है ना लिपिन्स का आता है, वो पपीता का जो बीज होता है उससे बनाता है। उसको खोलिएगा ना, जैसे ऐसा महकेगा ना, माथा खराब कर देता है। नाम है उसका कैरी पापा। हाँ, CARIPAPA, कैरी पापा। बॉडी में दर्द बहुत रहता है। Anyhow, so let us come to the topic. अब हम लोग लौटते हैं थोड़ा। ये तो हम प्रोडक्शन ट्रेंड देखे, अब क्या देखेंगे बताओ? अब क्या देखेंगे? अरे प्रोडक्टिविटी ट्रेंड, उत्पादकता पैटर्न। प्रवृत्ति प्रोडक्टिविटी ट्रेंड। अब देखिए यहाँ प्रोडक्टिविटी ट्रेंड में सबसे पहले देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? यील्ड पर हेक्टेयर।